साहब का, डॉक्टर रियाज शेख, वसतुल्लाह खान, अहमद शाह और आप सबका बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ। यकीन जाने, मुझे अभी मैं सोहेल साहब से भी यही कह रहा था कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि किसी किताब की लॉन्चिंग में हॉल भरा भी रह सकता है। तो सोहेल साहब ने कहा कि आपका मसला ये है कि आपको अपनी मकबूलियत का अंदाजा ही नहीं है। देखिए, इस किताब का उन्वान जो है, सिलेक्टर से सिलेक्टेड तक, ये अल्फाज हमारी सियासत में नायाब थे, लेकिन चंद सालों में इसमें इजाफा हो गया। और चंद सालों पहले जब ये अल्फाज आए तो उसकी एक खास वजह थी। उसके बाद अंपायर की इस्तिलाह भी आई, विकेट के दोनों तरफ खेलना, ये इस्तिलाह भी आई, और क्रिकेट की तमाम इस्तिलाहें आई, क्योंकि क्रिकेटर सियासत में आ गया। जिसका अभी अकरम जिक्र कर रहे थे, अकरम कायम खानी से इतनी पुरानी दोस्ती और इतनी गहरी दोस्ती है कि जब ये अंडरग्राउंड थे तो इन्होंने अपना नाम मदर अब्बास रख लिया था। मैंने कहा, यार आप मुझे बता तो देते कि आपने ये नाम रखा है। तो उन्होंने कहा, आप यकीन जाने कि अगर मैं जब वापस आया और मुर्तज़ा भुट्टो अगर जिंदा होते तो वो मुझे अकरम कायम खानी के नाम से नहीं पहचानते, वो मदर अब्बास के नाम से पहचानते। बहुत हसरत थी जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे कि इस मुल्क में जमहूरियत पायदार हो, मजबूत हो, ताकतवर हो। हमने आज़ादी सहाफ़त के लिए निसार उस्मानी, पैकर नकवी, ऐसे लोगों को स्ट्रगल करते देखा था कि जब वो अपने घर से गिरफ्तारी देने जाते थे, उस्मानी साहब का जिक्र करूंगा, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, जिसमें से एक चीज़ ये थी जो उस्मानी साहब कहते थे कि सच वो है जो वक्त पर बोला जाए। और उन्होंने हाकिम वक्त के सामने भी वो सच बोला। तो वो जब जा रहे थे जेल से, तो उनकी जेल गिरफ्तारी के लिए, तो उनकी जो बीवी थी, उनकी आंखें कमज़ोर थीं। और जब वो जेल से वापस आए तो सिर्फ उनकी आवाज़ से वो उनको पहचान सकी। जब वो जेल गए तो जेलर से कहा कि देखो, मैं इसलिए मुझे कैदियों का लिबास ला के दो और मुझे बताओ कि मशक्क़त कैसे करनी है। तो जेलर उनको पहचानता था। उसने कहा, उस्मानी साहब, आप लोग बड़े कौस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आप क्यों मुझे शर्मिंदा करते हैं, ये तो होता रहता है। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे कैद बामुशक्क़त हुई है, लिहाजा मुझे तुम्हें मुशक्क़त का भी बताना है और कैदी का लिबास भी ला के देना है। ये वो पिलर्स थे जिनको देखते हुए हमने सहाफ़त का आगाज किया। पैकर नकवी रात को बसों में जाया करते थे। रात इतनी, क्योंकि लांडी कोरंगी में रहा करते थे, इतनी देर से जाते थे कि बसों का टाइम खत्म हो जाता था, तो वो वहीं सो जाते थे। ये वो लोग थे जो सहाफ़त की आबरू थे। और ये लोग आज़ादी सहाफ़त के लिए इसलिए स्ट्रगल कर रहे थे कि ये समझते थे, और हम भी समझते थे, कि आज़ादी जमहूरियत, आज़ादी सहाफ़त के बगैर मुमकिन नहीं है। तो जिस मुल्क में आज तक जमहूरियत नहीं आई हो, उस मुल्क में आज़ादी सहाफ़त कैसे आ सकती है। सिलेक्टर्स कौन रहे हमारे मुल्क में? 1954 में जट्टू फ्रंट ने 2/3 अक्सरियत हासिल की और मगरबी पाकिस्तान की लीडरशिप ने उसे कबूल नहीं किया और उस हुकूमत को बरतरफ कर दिया गया।
इस मुल्क का पहला सेलेक्टर अयूब खान था, जिन्होंने अपने ही आप को सेलेक्ट किया, और ये फिर तसलसल चलता रहा। कभी सेलेक्टर्स अपने आप को सेलेक्ट करते थे, तो कभी अपनी सिलेक्शन टीम को सेलेक्ट करते थे, और अगर कोई काबिल कबूल नहीं है तो वो मुल्क तोड़ने की भी परवाह नहीं करते थे, और बिल आखिर हमने देखा कि आधा मुल्क अलग हो गया। तो इस किताब का उन्वान यही है कि इस मुल्क के सेलेक्टर्स वो हैं जो यहां सियासी जमातें बनाते हैं, सियासी जमातें तोड़ते हैं, हुकूमतें बनाते हैं, हुकूमतें तोड़ते हैं। कभी कोई बदउन्वान हो जाता है और फिर वही अहल हो जाता है और दूसरा नाअहल हो जाता है। इसी वजह से इस मुल्क में जमहूरियत मजबूत नहीं हुई। इस किताब को लाने का एक मकसद ये भी था, क्योंकि अब इलेक्शन होने वाले हैं 8 फरवरी को। कहने को इलेक्शन है, लेकिन यहां बैठे हॉल में तकरीबन हर आदमी को पता है कि सिलेक्शन होने जा रहा है। तो जिस वाक़े का अहमद शाह ने जिक्र किया, हम वही हसरत लिए, वही ड्रीम लेके चले थे। गए, गांव देहातों में गए, लोगों से बैठ के बात की, चाहे वो नवाबशाह हो, लाड़काना हो, मुल्तान हो, रहीम यार खान हो, फैसलाबाद हो। जी डॉक्टर साहब आइए, डॉक्टर साहब ऊपर आए स्टेज पे प्लीज। तो मैंने कहा कि बाय रोड चलें, क्योंकि 11 साल के बाद इस मुल्क में जमहूरियत आ रही है। और फिर हम लाहौर पहुंचे तो बेनजीर भुट्टो ने मुझसे कहा कि क्या सिचुएशन है। मैंने कहा वहां तो सब हार रहे हैं। कहने लगी व्हाट डू यू मीन बाय दैट। मैंने कहा जतोई भी हार रहा है, पीर पगाड़ा भी हार रहा है, सुल्तान चांडियो भी हार रहा है। उसने कहा यू मस्ट बी किडिंग, कैसे हो सकता है पीर पगाड़ा हार जाए। मैंने कहा पीर पगाड़ा हार रहा है क्योंकि उसके पीर जो है वो हमसे कह रहे हैं कि ये वोट भुट्टो का वोट है। जाहिर है भुट्टो को फांसी हुई थी 88 में। मैंने कहा जतोई के गांव देहात में ट्रैक्टर चलाने वाले के ट्रैक्टर के ऊपर पीपल्स पार्टी का झंडा लगा हुआ था। उसने कहा हमने साईं से कह दिया साईं ये वोट भुट्टो का वोट है। उधर जब हम पहुंचे तो हमने सबसे पहले इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद का जलसा हो रहा था। वो जलसा था जिसमें प्रेसिडेंट फोर्ट और बेगम नुसरत भुट्टो की डांस की हुई तस्वीरें जो है स्पेशल हेलीकॉप्टर से गिरवाई गई थी। तो वहां मुझे फिर अंदाजा होना शुरू हुआ कि ये इलेक्शन नहीं हो रहा। कुछ सालों बाद जनरल हमीद गुल से इंटरव्यू किया और जनरल हमीद गुल से मैंने पूछा कि IGI क्यों बनाई आपने। तो उसने कहा मगर साहब 86 में जब बेनजीर आई थी तो फौज के कई जनरल परेशान हो गए थे। कहने लगे कि ये तो बहुत खौफनाक सूरत हाल है, ये तो 2/3 अक्सरियत ले जाएगी। तो हमने इलेक्शन को मैनेज किया और IGI बनाई। 88 में IGI बनती है, 90 में अकबर खान केस सामने आता है, 93 में एक जनरल साहब सबको बैठा के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है और ये सिलसिला आज तक चल रहा है। और एक मजमून में मैंने लिखा है कि जब तक सिलेक्टर्स अवाम नहीं होंगे उस वक्त तक इस मुल्क में इलेक्टेड लोग नहीं आएंगे। जिस दिन अवाम सिलेक्टर बन गए उस दिन इलेक्शन को हम सब मान लेंगे। तो हमें मेरी किताब का महवर यही है कि हमें इंतजार करना चाहिए एक अच्छे इलेक्शन का। यह नहीं कि हमें वोट नहीं देना चाहिए, हमें वोट देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए
कि सिलेक्शन को हम इलेक्शन में तब्दील कर दें। जिस दिन अवाम ने सिलेक्शन को इलेक्शन में तब्दील कर दिया तो सही मानों में इस मुल्क में जमहूरियत आ जाएगी। इस मुल्क में जमहूरियत सही मानों में आ गई तो आज़ादी सहाफ़त का वो मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा जो निसार उस्मानी, एम ए शकूर साहब ने शुरू किया था। आज ही अभी जब हम आ रहे थे तो ये खबर आई कि कोई 65 यूट्यूबर्स को इंक्लूडिंग 47 जर्नलिस्ट उनको नोटिस FIA ने दिए हैं। प्रिंट पर प्रेशर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रेशर है, डिजिटल मीडिया पर प्रेशर है। ऐसे में इस मुल्क का वजीर आजम कैसे ये कह सकता है कि इस मुल्क में आज़ादी इज़हार है? तो मेरे ख्याल में मैं यहाँ लोगों से, इसीलिए मैंने इसकी एक इब्तदाइया के तौर पे ये पेश किया। मैं इतने पुराने हमारे सियासी कारकुन आए हुए हैं जिन्होंने जेलें काटी, जिन्होंने शाही किला काटा, जिन्होंने टॉर्चर बर्दाश्त किया एक ख्वाब के लिए, और आज भी वो ख्वाब ही है। हम जिस जगह खड़े हैं, आर्ट्स काउंसिल, बड़े साल लगे इसको आर्ट्स काउंसिल को बनाने में, और अब इतना वाइब्रेंट है कि मैंने अभी अहमद शाह से कहा कि ऐसा बनेगा पाकिस्तान तो चलेगा पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया।